बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी हिंदू सेंटिमेंट उभर रहा है और इस तरह की हंसाएं दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? और इस पर हमने बात की विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव से। आइए जानते हैं कि ये बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट और एंटी हिंदू सेंटिमेंट को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, उनके द्वारा एक गहरी साजिश जो पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 या उसके पहले से ही जो रची गई थी, उसका दौर अभी भी लगातार जारी है। और बांग्लादेश में अभी फरवरी में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें भी ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जो संगठन है, जो कट्टरपंथी हैं, वो अधिक से अधिक उसका जो राजनीतिक लाभ है वो लेने की मंसूबे रखते हैं, ऐसी मंशा रखते हैं। और वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गहरी साजिशें रच रहे हैं कि बांग्लादेश के पूरे समाज को अधिक से अधिक किस तरीके से रेडिकलाइज किया जाए, कम्युनल आधार पर उसे डिवाइड किया जाए, एक एंटी हिंदू और एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स पैदा किए जाएं, और वहाँ पर जो कट्टरपंथी जो पार्टीज हैं वो इस तरीके के नैरेटिव को चला करके कि हिंदू कम्युनिटी और जो पूरा भारत है वो बांग्लादेश के लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हैं या उनके लिए हानिकारक हैं, इत्यादि इत्यादि। वो अधिक से अधिक इसका राजनीतिक लाभ लेने के मंसूबे के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। और बांग्लादेश में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त शक्तियां तो हैं ही, लेकिन उसमें पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या पाकिस्तान के जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट की भी एक गहरी जो दखल है इस साजिश में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और संभव है कि चाइना का भी जो डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है वो वहाँ पर दिखाई देता है। और जिस तरीके से पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की एक निर्वाचित सरकार को अपदस्थ किया गया, शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और अब उनकी जो पार्टी अवामी लीग को जिस तरीके से बैन किया गया है और उनको इलेक्शंस नहीं लड़ने दिया जा रहा है, और अवामी लीग की जो नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो वर्तमान समय में भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको एक पक्षपातपूर्ण ट्रायल के माध्यम से मौत की सजा भी सुना दी गई है, एक वर्डिक्ट भी इशू कर दिया गया है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो बांग्लादेश में ये जो पूरी स्थितियां हैं वो एक गहरी साजिश का परिणाम है। और ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार जो कि पिछले वर्ष बनाई गई थी, और एक उसको मुख्य जिम्मेदारी जो दी गई थी कि वो बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था और शासन की जो स्थिति है उसको सुधारे और वहाँ पर जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने का वातावरण निर्मित करे। इस मैंडेट के साथ इस अंतरिम सरकार को बनाया गया था। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो अंतरिम सरकार है उसने अपने इस मूल मैंडेट के अलावा शेष अन्य सारे कार्य किए हैं, जैसे कि पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ, जिसका कि बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही काला और अध्याय रहा है, उसको दरकिनार करते हुए मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की कवायद की, और साथ ही साथ जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चाइना के साथ संबंधों को बढ़ाने की कवायद की, अमेरिका के साथ भी वो लगातार अपने अनेक ऐसे प्रवृत्तियां दिखाते हैं कि अमेरिका से भी वो क्लोज नजर आते हैं और वहाँ के डीप स्टेट से भी वो लगातार जाहिर है कि संपर्क में है। तो ऐसे में ये जो मोहम्मद यूनुस की गैर निर्वाचित और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसका कि विदेश नीति और रक्षा नीति जैसे जो बड़े डिसीजन है उसको के ऊपर निर्णय लेने का कोई मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिए हैं, तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार अपने जो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रही है, और एक से बड़े निर्णय लिए हैं जिसको कि करने लेने का इसका कोई हक नहीं था। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से विफल साबित रही है।
और जिस तरीके से इस सरकार ने पक्षपातपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, अवामी लीग के विरुद्ध निर्णय लेना, और जाहिर है कि उन्होंने जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसी एक कट्टरवादी पार्टी, उससे जुड़े हुए एक छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के ऊपर लगा प्रतिबंध हटा दिया, अल कायदा से संबंध रखने वाले और जेलों में जो बंद अल कायदा के जो आतंकी थे उनको रिहा कर दिया। तो इससे स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से ही अपना उसने अभी तक कार्य किया है, जिसका भी परिणाम ये हुआ है कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब है। और इससे एक बात और भी साबित हो जाती है कि ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार है, ये एक साजिश के तहत कट्टरपंथियों के द्वारा ही बैठाई गई सरकार दिखाई देती है, और ये कट्टरपंथियों को उसने शह देने का ही कार्य किया है। तो ऐसे में बांग्लादेश के जो हालात हैं वर्तमान समय में काफ़ी नाजुक हैं, काफ़ी गंभीर वहाँ स्थितियाँ हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर खतरे पैदा कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेश में एक नई जो एक पार्टी जो इसी वर्ष बनी थी, और ये कट्टरवादी तत्वों की पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये जो एनसीपी नामक पार्टी है, ये जिस तरीके की अभी पोस्चरिंग कर रही है, जिस तरीके से ये इसके जो नेता हैं, जो कट्टरवादी नेता हैं, वो भारत के बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में जिस तरीके की बातें करते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग कर देने की धमकियां इत्यादि देने की बातें करते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि ये जो नवोदित जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एंटी इंडिया स्टैंस लेकर के वो अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को प्रोमिनेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। और इस तरीके के नैरेटिव को पेश किया जा रहा है कि जैसे कि भारत बांग्लादेश के विरुद्ध कोई साजिश रच रहा है। अभी एक उस्मान हादी नामक एक पार्टी के जो नेता की जिस तरह से हत्या हुई, उसके संदर्भ में भारत के ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए, और इसमें एनसीपी भी शामिल थी और अन्य कट्टरवादी जो नेता थे वो भी शामिल थे। तो ये भारत को आधार बना करके अनेक जो पार्टीज हैं, जो ये कट्टरवादी पार्टी हैं, वो अपने आप की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत जैसे राष्ट्र का बांग्लादेश की भी समाज में इतनी ज़्यादा एक गहरा प्रभाव है कि वहाँ के कई राजनीतिक दल भारत के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और वहाँ के चुनाव में भारत एक मुद्दा रहता है। और इसी वजह से मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, क्योंकि भारत का प्रभाव बांग्लादेश के समाज में, वहाँ के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में इतना गहरा है, और भारत और वैसे भी बांग्लादेश के संबंध और पीपल टू पीपल कनेक्ट इतना ज़्यादा अटूट है, अटल है। और और दोनों ही भारत और बांग्लादेश की जेनेसिस जो उसका इतिहास है वो एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में भारत के विरुद्ध साजिशें जरूर की जा रही हैं, और भारत को जो है एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश वहाँ के कई राजनीतिक कट्टरपंथी दल कर रहे हैं। लेकिन भारत के प्रभाव को बांग्लादेश में कम नहीं किया जा सकता। भारत के प्रभाव, भारत का जो और बांग्लादेश के बीच का जो संबंध है वो अटूट है, वो अटल है। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूँगा कि बांग्लादेश में जो आने वाले समय में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उन इलेक्शंस में यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतती है तो ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अवामी लीग इसको कंटेस्ट नहीं करने उसे दिया जा रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही वो सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है, जो कि वहाँ की डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर सकती है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, जो कि उसके चेयरमैन हैं वीवी तारिक रहमान, वो 25 तारीख को बृहस्पतिवार को बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। और आने वाले चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी की नेता खालिदा जिया रही हैं, और तारिक रहमान जिनके सुपुत्र हैं, उनके द्वारा यदि अगले चुनाव में विजय हासिल की जाती है तो ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जो पार्टी है, उसके बीच में एक राइवलरी का संबंध स्थापित हो गया है। पहले ये जो जमाते इस्लामी और बीएनपी अवामी लीग से अपने संघर्ष को करने के लिए इन्होंने लंबा एक अलायंस कर रखा था, लेकिन चूंकि अवामी लीग अब सत्ता से बाहर है, शेख हसीना देश से बाहर हैं, तो ऐसे में ये जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश और
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, कंपटीशन, एक राइवलरी शुरू हो गई है। और ऐसे में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उसका जिस तरीके का कट्टरवादी इतिहास रहा है और वो आतंकियों के साथ संपर्क रखने वाली पार्टी भी है, तो ऐसे में ये जो पार्टी अगर सत्ता में ना आए तो ही बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन जो कट्टरवादी तत्व हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो यही चाहेगा कि किस तरीके से जमात इस्लामी बांग्लादेश जैसी और एनसीपी जैसी जो पार्टीज हैं वो सत्ता में आए। लेकिन ये बांग्लादेश के अवाम को ये निश्चित करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी अगर सत्ता में आती है, एनसीपी भी वैसी ही पार्टी है, हालांकि अवामी लीग से उसकी नीतियां कुछ अलग अवश्य रही हैं, लेकिन अगर अगर बीएनपी ही ऐसी पार्टी है और अवामी लीग और बीएनपी की नीतियां कुछ अलग अवश्य रही हैं, लेकिन बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यदि अगली सरकार बनाती है, तारिक रहमान यदि अगली सरकार बनाते हैं तो ही अच्छा होगा ये बांग्लादेश के लिए। लेकिन अंत में मैं जहाँ तक भारत का प्रश्न है, मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत की बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों पर बहुत पैनी नजर है। और भारत को लेकर के जो वहाँ पर राजनीति की जा रही है, भारत को जो थ्रेट्स इत्यादि इशू किए जा रहे हैं, उस्मान हादी की हत्या को लेकर के भारत के ऊपर जो बेसलेस एलिगेशन वहाँ के कट्टरपंथी लगा रहे हैं, उस और भारत के जो हाई कमीशन और काउंसिलेट को जो धमकियां दी जा रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया था और उनको अपनी गहरी चिंताओं से अवगत कराया गया है। और इस बात की भारत जाहिर है कि मांग करता है कि हमारी जो हाई कमीशन और हमारी जो काउंसिलेट है उसकी सुरक्षा इंश्योर की जाए। और विशेष रूप से बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी सुरक्षा को भी ये सरकार इंश्योर करे। इस नए भारत को बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमले स्वीकार नहीं होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और अन्य दलों के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया जा रहा है। और जाहिर है कि भारत की जो सरकार है, भारत के विपक्षी दल हैं, जो हिंदूवादी संगठन है, सभी और पूरा भारतवर्ष इस बात को लेकर के संगठित है कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत को सारी स्थितियों पर पैनी नजर रखनी होगी। लेकिन भारत की सरकार जो कि पहले से ही वो ऐसा कर रही है, और मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले जो दल हैं, उनके साथ भारत की सरकार को अपना जो संपर्क है वो लगातार और अधिक से अधिक गहरा करना होगा। चाहे अवामी लीग के साथ तो हमारे संपर्क हैं ही, शेख हसीना स्वयं भारत में है, लेकिन बीएनपी पार्टी के साथ भी भारत को अपने संपर्कों को और अधिक बढ़ाना होगा। और उसके अलावा बांग्लादेश की सेना जो कि इस पूरी स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, उसके साथ अपने संपर्कों को लगातार बना करके रखना होगा। और ये अच्छा अभी हमने देखा डेवलपमेंट हुआ कि हमारे भारत के थल सेना के अध्यक्ष ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से बात भी की थी, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जनरल जवान ने इस बात को एश्योर भी किया था कि भारत के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये भारत की सरकार लगातार बांग्लादेश के इस्टेब्लिशमेंट के साथ संपर्क में है। भारत के हित में यही होगा कि जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले जो दल हैं और बीएनपी जैसी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए भी अच्छा होगा, बांग्लादेश के भविष्य, लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन यदि ये कट्टरवादी तत्व, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतें, अगर ये ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ अगर उनको मिलेगा तो जाहिर है कि ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को और बिगाड़ने का ही कार्य करेगा और भारत के लिए भी चिंताएं पैदा करेगा। तो अब ये देखना होगा कि आगे जो फरवरी में इलेक्शंस होते हैं वो ठीक तरीके से हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और यदि होते हैं तो उसमें किस पार्टी को विजय मिलती है। तो ये आने वाले समय में ये सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, भारत के सभी राजनीतिक दल भी लगातार इस बात को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बांग्लादेश के जो हालात हैं अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां नाजुक, लेकिन भारत की जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, मैं एक अंतिम में एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अनेक तरीके की धमकियां दी हैं, और लेकिन इन कट्टरवादी जो ताकतें हैं बांग्लादेश की और वो जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो सभी इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है,
वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। यदि भारत के हितों को किसी तरीके से क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, भारत के विरुद्ध कोई आतंकी साजिशें रचने की कोशिश की गई, चाहे वो बांग्लादेश का फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, तो भारत उसका जो रिस्पांस है वो जीरो टॉलरेंस की नीति से देगा। और भारत के पास सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल है। भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है। भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को अच्छा देखना चाहता है। भारत ये चाहेगा कि बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता हो। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश जैसे उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, वो ऐसे भी आगे भविष्य में भी बढ़े। भारत ये चाहता है, भारत के लोग भी ये चाहते हैं। लेकिन भारत के हितों को यदि क्षति पहुंचाने की कोशिश किसी भी बांग्लादेश के अतिवादी, रेडिकल इस्लामिस्ट, आतंक परस्त ताकतों ने किया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देना ये भारत जानता है। भारत के पास सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और जाहिर है कि भारत अपने हितों की बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करेगा। लेकिन भारत ये अवश्य चाहेगा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सुधरें और वहाँ पर लोकतंत्र का जो भविष्य है वो बेहतर बने।